इसमें ये हम लोग देखें कि ये इसका जो आरंभिक मध्यकाल, जिसको सामान्य तौर पर इतिहासकार आरंभिक मध्यकाल कहते हैं, 600 ईस्वी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के काल को, ये इसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया आरंभ हुई इतिहासकारों के द्वारा। और 1950 के बाद के आरंभिक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों के प्रयास के फलस्वरूप ये संभव हो पाया है इस अवधि की व्याख्या करना। और इसमें मुख्य रूप से प्रयास है प्रोफेसर ये डी कौशाम्बी हैं, आर.एस. शर्मा हैं, बी.एन.एस. यादव हैं, ललन जी गोपाल हैं। ये 4 इतिहासकार जो कि आर्थिक सामाजिक इतिहासकारों में इनकी गणना होती है, इन लोगों के प्रयास के फलस्वरूप डी कौशाम्बी, आर.एस. शर्मा, ललन जी गोपाल और बी.एन.एस. यादव, ये 4 इतिहासकार हैं। इन लोगों ने मिलकर इस नई धारा को जन्म दिया है, जिससे इस काल की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति तीनों के अंतर संबंधों को जानने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कि इस काल में जो क्या कहें, अर्थव्यवस्था थी, समाज और राजनीति, इन तीनों का आपस में क्या संबंध था। ये लंबा काल है, 600-700 वर्षों का काल है। तो उस समय ऐसी कौन से तत्व थे, और जो तत्व थे वो कैसे समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को कैसे एक दूसरे से संबंधित कर रखा था, उसके संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है इन इतिहासकारों के द्वारा। और इसी अध्ययन ने कई बहुत सारे फिर ऐतिहासिक नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। उसके बाद ये इसको कहा जा सकता है एक तरह से ये संक्रमण काल है। ये आरंभिक काल यानी भारत के प्राचीन काल से मध्यकाल के बीच का काल है ये। ठीक है, 600 ईस्वी से लेके 12वीं शताब्दी तक का काल। तो इसको एक संक्रमण, ट्रांजिशनल पीरियड इसको कहा जा सकता है। और इसने ऐसे कुछ विचारों को जन्म दिया, ऐसे विमर्शों को जन्म दिया, जिसने फिर बाद में अवधारणा का रूप लिया, विचारधारा का रूप लिया। कुछ इसमें इसका अध्ययन करने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे विमर्शों का जन्म हुआ, जिसने फिर परिणाम स्वरूप इसने कुछ नई विचारधाराओं को जन्म दिया। और उसी विचारधारा में एक विचारधारा है सामंतवाद। ये संभवतः सामंतवाद, सामंतवाद जो यूरोपीय सामंतवाद था उसके समान नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती एक व्यवस्था भारतवर्ष में 600 वर्षों तक प्रचलित रही थी संभवतः, जिसने वहां के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से संबंधित कर रखा था। तो उसे हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि भारत के प्रारंभिक काल और पूर्व मध्यकाल को एक दूसरे से अलग किया था इसने। और इनको, इस विमर्श को समझने और इस परिवर्तन का विवरण देने के क्रम में हम लोग उस काल के इतिहास दर्शन को भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। और ये इस दिशा में बड़े इतिहासकारों का जो प्रयास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन बड़े इतिहासकारों का डी कौशाम्बी, आर.एस. शर्मा, ललन जी गोपाल, बी.एन.एस. यादव जैसे आर्थिक और सामाजिक मार्क्सवादी इतिहास लेखन में ये सर्वोच्च कोटि के इतिहासकारों में इनकी गणना होती है। तो ये क्योंकि इन लोगों ने इतिहास को सामाजिक और आर्थिक व्याख्या करने के, पूरे भारतीय इतिहास की व्याख्या इन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किया है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इस काल का भी अध्ययन इन्होंने किया है, इस 600-700 वर्षों के इतिहास को, जिसको कि इतिहासकारों ने अब तक छोड़ दिया था ऐसे ही, उसका विशेष अध्ययन नहीं किया गया था। वो चाहे ये क्या कहें, औपनिवेशिक इतिहासकार हो या राष्ट्रवादी इतिहासकार हो, इन लोगों ने इस काल का कोई विशेष इस पर ध्यान नहीं दिया गया था अब तक इतिहासकारों द्वारा। और ये इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो इस समय की व्यवस्था को देखने पर 1970 और 80 के दशक तक ये जो बौद्धिक प्रयास किया गया और इसके समझने का प्रयास किया गया, तीनों के अंतर संबंधों को, उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के अंतर संबंधों को, क्या वास्तव में कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित थे। तो 3 परस्पर विरोधी प्रचलित धारणाएं इससे उभर कर सामने आई। और वो क्या प्रचलित अवधारणाएं थी? पहला तो ये कि उस समय एक आत्मनिर्भर और एक
बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था कि भारतीय सामंती स्वरूप उस समय उभर कर सामने आया जब इन्होंने अध्ययन किया। तो एक आत्मनिर्भर लेकिन पूरी तरह से बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उस समय, जो भारतीय सामंती स्वरूप जो जिसमें हमें दिखता है, जिसमें कौन कौन थे? भूस्वामी था और कृषक थे। भूस्वामी और कृषक थे, इनकी दो ध्रुवीय दुनिया थी, दो ध्रुवीय दुनिया, और जिसमें जातियों का भी प्रसार शामिल था, क्योंकि जातियों का प्रसार इस समय ये प्राचीन काल के बाद भारतवर्ष में जो समय आता है, जाति व्यवस्था उसमें बहुत ही कठोर होने लगी थी। मुसलमानों के आगमन के पहले यहाँ जाति व्यवस्था काफी कठोर स्थिति में थी। तो उस समय क्या स्थिति थी कि एक आत्मनिर्भर बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और जिसमें दो ध्रुव थे समाज के, एक भूस्वामियों का और एक कृषकों का, और इसी में फिर जुड़े, इसी व्यवस्था में एक और कोण था, एक और एंगल था, और वो क्या था? वो था जातियों का एंगल, जातियों का कोण शामिल था, और विकेंद्रीकृत एक ये सामंती राज्य भी था। तो ये तीन हुए। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषिगत अर्थव्यवस्था थी। समाज किस प्रकार का था? भूस्वामियों का और कृषकों का समाज था। और राज्य किस प्रकार का था? विकेंद्रीकृत सामंती राज्य थे उस समय। यहाँ कोई बहुत बड़े विशाल शक्तिशाली राज्य नहीं थे, विकेंद्रीकृत सामंती राज्य थे। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, समाज था और राजनीति थी इस काल में। अच्छा, एक निष्कर्ष ये है। दूसरा ये है कि इसका एक और स्वरूप भी था, वो था कृषक राज्य और समाज का जो था, उसमें कौन थे? उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग था वो कृषक, ये ब्राह्मण और कृषक संधि की सोच थी कि एक ऐसा राज्य था जिसमें पिरामिड के ढंग का स्वरूप था। ब्राह्मणों को जो भूमि दान किया जाता था, खास करके दक्षिण भारत में उन्हें जो दान दिया जाता था, उन ब्राह्मणों का कृषकों के साथ संबंध, और एक प्रकार का पिरामिड के समान ये पूरी व्यवस्था थी, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, जिसमें शीर्ष पर वो सामंती राजा था, उसके बाद बीच में कुछ और थे, भूस्वामी थे, और अंत में कृषक होते थे। पिरामिड के ढंग का स्वरूप था जिसमें स्वशासित स्वतंत्र राज्य थे। और वो स्वशासित स्वतंत्र राज्य अगर हम लोग दक्षिण भारत के संदर्भ में देखें तो उन्हें नाडु कहा जाता था। अब हम लोग तीसरा इसका जो स्वरूप की विशेषता थी कि राज्य तथा सामाजिक ढांचे का वह रूप इसमें सामने दिखा जिसमें साम्राज्यवादी राज्य और क्षेत्रीय राज्यों तथा समाज का विकास संभव हो पाया। इसमें राज्य और सामाजिक ढांचे का ये वह रूप था जिसमें साम्राज्यवादी जो राज्य थे और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे और समाज का विकास इसी व्यवस्था के अंतर्गत संभव हुआ। ठीक है, जिसमें इसकी विशेषताएं देखो। सबसे पहले कि ये राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो विकेंद्रीकृत सामंती राज्य थे। समाज को देखा जाए तो समाज में भूस्वामी और कृषक थे। एक और एंगल था कि वो किसानों का, ये क्या कहें, जातियों का, उसका भी एक जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियां भी थी। उसके अलावा फिर हम लोग देखें कि अगर हम लोग दक्षिण भारत के संदर्भ में देखें तो वहाँ ब्राह्मणों का कृषकों से संबंध, वो भी हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान होता था बड़े पैमाने पर, उनका कृषकों के साथ संबंध, यानी भूस्वामियों के समान ये ब्राह्मण भी वहां पर थे दक्षिण भारत में, और जिन राज्यों को नाडु कहा जाता था। तो इस प्रकार एक प्रकार का ये विशिष्ट एक अर्थव्यवस्था थी, एक सामाजिक ढांचा था और राज्य था। तो इन तीनों के अंतर संबंधों को समझने पर ये कुछ कुछ स्पष्ट हुआ। यद्यपि पूरी तरह से ये यूरोपीय सामंतवाद के ढंग का नहीं था, जैसे यूरोप में जिस प्रकार की सामंती व्यवस्था वहां राजतंत्र आने के पहले थी, उस प्रकार का नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती व्यवस्था ये अवश्य थी। एकीकृत चक्रवर्ती या फिर बड़े किसी शासन सत्ता के अभाव में इस प्रकार की स्थिति सामने आई थी। और इन तीनों में जो प्रथम और तीसरा स्वरूप जो इतिहासकारों के मस्तिष्क में है, और उसमें ये कहा जा सकता है कि
उसकी अवहेलना के कारण पूरी तरह से अभी तक इतिहासकारों ने इस व्यवस्था की अवहेलना की थी, उसका अध्ययन नहीं किया था। और 1980 के दशक में फिर इसका विमर्श आरंभ हुआ, तो इस पर सोच विचार अध्ययन जब आरंभ हुआ तो ये इतिहासकारों को लगा कि ये पूरा ही अध्ययन बहुत अधिक रोचक है, जिसकी अभी तक अवहेलना की है इतिहासकारों ने। और कुछ भी हो, इतिहासकारों के उनके मस्तिष्क में विभिन्न स्वरूप जो सामने आया है, उसको कहा जाए कि मध्यकाल वो क्या दृश्य एक सामने आता है, उस दृश्य को हम लोग देखें कि मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों के जो उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में ही केंद्रीकृत शासन इकाइयों के समान पारंपरिक ये जो पारंपरिक राज थे, उनको ये नाश करने में सब पारंपरिक जो सोच थी कि जो बड़े बड़े राज्यों, बड़े बड़े राजाओं के का जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की सोच जो है समाप्त प्राय होती चली जा रही थी। ठीक है, केंद्रीकृत बड़े साम्राज्यों की अवधारणा, यहाँ उस अवधारणा का अंत होता जा रहा था। और उसके बाद ये इस प्रकार के विचार उस समय चले आ रहे थे कि अब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं रही वहां पे। और अंधकार युग की अवधारणा को भी इन्होंने आधारहीन बनाया है कि किसी प्रकार की अंधकार युग ये नहीं था, क्योंकि इस काल को, क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ था, इस पर क्या कहें, इस पर स्रोत उपलब्ध नहीं थे इतिहासकारों को, इसका अध्ययन नहीं किया गया था, इसी वजह से इसे अंधकार युग कहा जाता था। लेकिन ये क्या हुआ कि ये अध्ययन करने के बाद इसे इतिहासकारों ने कहा कि ये किसी भी तरह से अंधकार युग नहीं था, और ये आधारहीन है, इसे अंधकारहीन की अवधारणा इसके संबंध में बनाना, और पूर्व मध्यकालीन शताब्दियों के लिए इसी अवधारणा को अब तक उपयोग होता था, पूर्व मध्यकाल के लिए, जिसको कि इन्होंने आधारहीन बताया। और इस काल में हुए परिवर्तनों पर अगर ध्यान केंद्रित किया जाए तो पता चलेगा कि यह एक गतिशील और प्रेरक युग था, गतिशील और प्रेरक युग था, और एक इस प्रकार का मौलिक युग था जिसने आने वाली जो आने वाली जो व्यवस्था थी, आने वाले इतिहास के अगले चरण की नींव रखी। ठीक है, तो इतिहास का अगला चरण है 12वीं शताब्दी के बाद का, उसकी नींव रखी। तो ये गतिशील युग इसे बताया है, गतिशील और प्रेरक और मौलिक युग इसे बताया गया है। तो हम लोग देखें इन इतिहासकारों ने जिन्होंने इसका गहन अध्ययन किया, जो 4 इतिहासकारों की चर्चा मैंने आरंभ में की है। तो ये मध्यकालीन भारतीय जो सामंतवाद है, इसको इतिहासकारों ने जब इसका गहन अध्ययन करना आरंभ किया तो बहुत अधिक रुचि इतिहासकारों की इसमें पैदा होती चली गई। और इसमें जैसा तुम लोगों को कल भी बताए हम कि आर.एस. शर्मा ने जो रचना लिखी है वो इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद, और ये जो है भारतीय सामंतवाद ये 600 से 1200 ईस्वी सन के लिए। और इस एक और रचना है इरफान हबीब की, जिन्होंने मध्यकाल पे रचना लिखी है, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, मुगल कालीन भारत का कृषिगत इतिहास। तो ये 2 रचनाएं जो लिखी गई हैं इसी सामंतवाद, ये बीच के काल के, इसी 600 वर्षों के काल के भारतवर्ष के सामंतवाद के काल को मानकर इन्होंने इस इतिहास की रचना की है। इसमें इसके जो कंटेंट हैं, इन दोनों विषयों के, दोनों रचनाओं के जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, विषय वस्तु जो इनकी है, वो इसी अवधारणा पर है कि उस समय किस प्रकार भूस्वामी, कृषक और एक सामंती, विकेंद्रीकृत सामंती राज्य, इस त्रिकोण को लेकर के इन लोगों ने, ये खास करके आर.एस. शर्मा की जो रचना है, यद्यपि मुगल इंडिया पर इरफान हबीब की जो रचना है ये तो मुगल काल की रचना है, वो उस समय के कृषिगत इतिहास है ये। प्रोफेसर शर्मा और इरफान हबीब, इन लोगों ने भारतीय सामंतवाद का आरंभ 6ठी शताब्दी से नहीं, बल्कि इन्होंने 1ली शताब्दी से भारतीय सामंतवाद के आरंभिक काल को कहा है, जिसे कहा जा सकता है कि सामंतवाद का क्लासिक उसका युग है, उसको उन्होंने 1ली शताब्दी बता दिया है, ये प्रोफेसर शर्मा ने।
और इरफान हबीब ने भी भारतीय सामंतवाद का पौराणिक एकदम आरंभिक काल इसको मानते हैं। और इसकी ये इनका कहना है कि सामंतवाद की जो प्रक्रियाएं, जो उसके तत्व थे, उसकी जो विशेषताएं हैं, भारतीय राजनीति में पहली शताब्दी से ही दिखनी आरंभ हो गई थी। ठीक है, तो वो पहली शताब्दी में भारतवर्ष में क्या था उस समय, ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में जो था पहली शताब्दी में, ये कनिष्क का काल था। कनिष्क का काल था। और ये आंध्र जो थे, आंध्र सातवाहन, उनके युग का अंत हुआ था, ये कनिष्क का काल था उत्तर भारत में। और दक्षिण में भी जो थे वो ये पहलव वगैरह उनका शासन काल था। तो ये कहा जा सकता है ये उसी को मानते हैं, पहली शताब्दी को ही मानते हैं भारतीय सामंतवाद का आरंभिक काल। तो उसकी जो कुछ मुख्य विशेषताएं इन्होंने बताई हैं वो इस प्रकार से हैं। भारतीय सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं, भारतीय सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं, ये इन्होंने पहली विशेषता जो बताई है इन्होंने, ये है कि दीर्घ काल से चले आ रहे ग्राम समुदाय, दीर्घ काल से चले आ रहे ग्राम समुदाय, कृषि तथा हस्तशिल्पों का एक दूसरे से संबंध। ठीक है, दीर्घ काल से ग्राम समुदाय, कृषि और हस्तशिल्प का एक दूसरे से संबंध। ठीक है, ये पहले से ये व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन इतिहासकारों ने अभी तक इसका विवरण इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जिस प्रकार आर्थिक और समाजवादी इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, उनके द्वारा इसका अध्ययन, गहन अध्ययन किया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समाज और राज्य का वास्तव में क्या संबंध है, उसको समझने का प्रयास इन्होंने किया है। तो इन्होंने ये बताया है इसकी विशेषता की दीर्घ काल से ग्राम समुदाय, कृषि और हस्तशिल्पों का एक बहुत ही निकट का संबंध रहा है। दूसरी जो विशेषता इन्होंने बताई है वो बताई है कि राजत्व से जुड़े जनजातीय तत्व अभी भी कायम थे। राजत्व से जुड़े जो जनजातीय तत्व थे, जनजातीय तत्व क्या होते हैं? जनजातीय तत्व, जो ये तुम लोग जानते हो कि कबीलाई, जो ऋग्वैदिक काल में जो जिसको जनजातीय समाज, जनजातीय राज्य भी कहा जाता है, उसकी अपनी विशेषता होती है कि वो एक कुल में, मतलब वो कहा जाता है कि वो उनके पूर्वज जो कभी थे वो कोई एक रहे होंगे। तो राज्यों में अभी भी जो राज्य थे, इनका मानना है कि उन राज्यों में अभी भी उसी प्रकार के, जिनका पिछले कई पीढ़ी पहले उनके पूर्वज कभी एक रहे होंगे। राज्य की अवधारणा भी उसी प्रकार की थी कि एक ही मूल के लोगों ने राज्यों को बसाया था संभवतः। तो राजत्व से जुड़े जो जनजातीय तत्वों को अभी भी कायम रखा गया है राज्यों में सामंती काल तक। और उसके बाद तीसरी विशेषता बताई गई है कि जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का इस काल में विकास हुआ। जाति प्रथा और अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत का इस समय विकास हुआ। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत में विशेषकर समाज में विभाजन, ये कहा जाए कि विभाजन, डिवीजन समाज में बहुत अधिक पैदा हो रहा था। इन जाति व्यवस्था और कठोर होती जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की ये अवधारणा के कारण, ये इस काल की अपनी विशेषता है। समाज का विभाजित होना, इसके पीछे समाज का कमजोर होना, इसका दुर्बल होना, इसकी आत्मा का जो दुर्बल होती चली गई भारत की, इसके पीछे ये बहुत बड़ा विभाजनकारी तत्व था। यहाँ की जाति व्यवस्था और छुआछूत की अवधारणा, वो लोग संघर्ष करने की शक्ति इनमें समाप्त होती चली जा रही थी, विघटन होता जा रहा था इनका सामाजिक तौर पर भी। अच्छा, उसके बाद हम लोग चौथी विशेषता देखें कि वर्णाश्रम व्यवस्था का जो स्वरूप था वो क्या था? विकासात्मक था, विकासात्मक। और उसी से सामंतवाद के तत्वों का जन्म हुआ। तुम लोग जानते हो कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल में, उसको उस व्यवस्था को लागू करने का क्या कारण था? अजय,
हेलो अजय। और हम लोग देखें कि वर्णाश्रम व्यवस्था का स्वरूप जो था वो विकासात्मक था, और वर्णाश्रम व्यवस्था का आरंभ किस परिस्थिति में हुआ था? कार्यों का विभाजन था। ये कार्यों का विभाजन था, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क था वो। तो ये इस व्यवस्था ने सामंतवाद के तत्वों, इस व्यवस्था से ही सामंतवाद के तत्वों का जन्म हुआ कि एक एक कार्य, अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग वर्ग का होना। तो इसने एक तरह से सामंती तत्वों, जो ये विभिन्न श्रेणियां आई, विभिन्न वर्ग आए, विभिन्न शिल्पी वर्ग आए, विभिन्न कामों को करने वाले अलग अलग वर्ग जो आए, ये वर्णाश्रम व्यवस्था पर ही आधारित ये एक विकासात्मक स्वरूप हम लोग इस काल में देखते हैं, जो कि कहीं, यद्यपि ये तो ऋग्वैदिक काल में इसकी अवधारणा आई थी 1500 ईसा पूर्व में, लेकिन अभी तक इसका विकासात्मक रूप हम लोग देखते हैं। और उसी से सामंतवाद के तत्वों का भी जन्म हुआ। ठीक है, जो कुछ समाज के कुछ वर्ग, कृषि करना, कुछ लोग जो थे वो भूस्वामी या फिर जो राज्य करना के अधीन जो थी वो भूमि और राज्य होता था। तो ऐसे ही वर्ग विभाजन और जो वर्ण विभाजन था, उसी का विकासवादी रूप हम लोग देखते हैं सामंती काल में। अच्छा, उसके बाद वो अगली पांचवी विशेषता थी कि सामंतवाद के अंतर्गत कबीलों या जनजातियों की रेखाएं भी कठोर होते होते जातियों में परिणत होती चली गई थी। ये जो आरंभिक जनजातियों का स्वरूप था, जनजातियों का जो कबीले या जनजातियां जो थी, वो धीरे धीरे क्या हो गया कि जातियों में परिणत होती चली गई। एकदम आरंभिक काल की जो वैदिक काल की जनजातियां थी, वो धीरे 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 सैकड़ों वर्षों में वो जातियों का रूप उन्होंने ले लिया, जो व्यवस्था बहुत कठोर होती चली गई। ठीक है, जो आए यहाँ आर्य बाहर से आए या भारतवर्ष से कहीं भी से भी रहे होंगे, जनजातियों के रूप में आरंभ में इन्होंने अपना ये यहाँ बसना रहना आरंभ किया था, अपने सारे कार्यों को आरंभ किया था। बाद में इन्हीं से जातियों का भी जन्म हुआ है, विभिन्न जातियों का भी जन्म हुआ। और हम लोग देखें कि ये सारी विशेषताएं जो हैं इस अवधारणा पर आधारित थी कि भारतीय सामंतवाद के ये सारे तत्व जो हैं, इनको खोजना आरंभ किया इतिहासकारों ने, इसकी ये विशेषताएं थी। और ऐसा कहा जा सकता है कि यद्यपि राजा ने जाति व्यवस्था होते हुए भी, बहुत कठोर होते हुए भी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के कठोर होते जाने के बावजूद, जब भी भारतवर्ष में कोई राजा रहा है, उसने हमेशा ही जाति के बंधनों से ऊपर उठने की चेष्टा की है। तो ये जाति को एक ऐसा सामाजिक माध्यम भी माना जा सकता है जिसके द्वारा लोगों के व्यवसाय को काफी समय के लिए निर्धारित और नियमित किया जा सकता था। ठीक है, जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक विभाजन ही नहीं बल्कि एक आर्थिक विभाजन भी था आरंभ में। ठीक है, व्यवसाय का भी निर्धारण उसके द्वारा होता था। वास्तव में ये व्यवसाय का ही निर्धारण, पहले उसके निर्धारण के लिए ही वर्ण विभाजन हुआ था, लेकिन जो कि बाद में ये सामाजिक विभाजन हो गया। और ये क्या कहें, व्यवसाय पर आधारित ना होकर, काम पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित होता चला गया। तो ये जाति व्यवस्था का एक सकारात्मक पहलू इस काल में सामने आया कि व्यवसायगत विभिन्न व्यवसायों का जन्म भी इसी जाति व्यवस्था का आरंभिक रूप है, जो कि अभी भी हम लोगों को देखने को ये सामंती काल में भी देखने को मिलता है। क्योंकि सभी ये में समाज का एक बहुत महत्व, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, एक बहुत महत्वपूर्ण समुदाय जो सामने उभर कर सामने आया था इस काल में, जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, वो था शिल्पी वर्ग। शिल्पी वर्ग था, और वो भी क्या कहें, वो वर्ण विभाजन का ही बहुत कुछ परिणाम था। जो आरंभ में जो वर्ण विभाजन हुआ था, उसके कारण इन्होंने अपने व्यवसाय को उसी प्रकार सुरक्षित रखा था, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, जो जिस व्यवसाय में था। और इसीलिए इसे कहा जा सकता है कि व्यवसाय का ये निर्धारण और नियमित हो पाया इसी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कारण। अब हम लोग देखें कि ये जो जाति भी जो आरंभ में एक सामाजिक ही नहीं बल्कि एक आर्थिक संस्था थी, जैसा तुम लोगों को बताएं कि आरंभ में वर्ण विभाजन जो था वो एक आर्थिक विभाजन था, व्यवसायगत विभाजन था, जिसका स्वरूप बाद में सामाजिक हो गया।
अब हम लोग देखें कि 600 से 1300 ईस्वी तक भारत में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप जो था सामंत, उन उस स्वरूप को देखने के लिए हमें क्या इतिहासकारों ने सामंतवाद के देखने के क्रम में उन्हें सामंतवाद के कुछ लक्षण उन्हें दिखे भारतीय इतिहास में भी, जिसका अभी तक अध्ययन नहीं हुआ था। ठीक है, वो दिखने लगे थे। और ये तत्व इस प्रकार हैं, जैसे सामंती तत्व जो भारतीय इतिहास या उस काल में 600 ईस्वी में, 600 से 1300 के काल में जो दिखने लगे हैं वो तत्व, वो आखिर वो किस प्रकार के तत्व थे जिन्हें इतिहासकारों ने सामंती तत्वों से मिलता जुलता कहा। जो सामान्य सामंती राज्य होते हैं, जो जिस प्रकार के यूरोप में सामंती व्यवस्था थी, उससे मिलते जुलते आखिर वो कौन से तत्व थे। तो ये वो तत्व किस प्रकार के हैं, तो उन तत्वों को हम लोग देखें। तो पहला तो है एक तत्व सामंती तत्व जिन्हें इतिहासकार, जिन्हें आर्थिक और सामाजिक इतिहास, इसको ऊपर में लिखो तुम लोग हेडिंग, वो सामंती तत्व जिन्हें आर्थिक और सामाजिक इतिहासकारों ने, आर्थिक तथा सामाजिक इतिहासकारों ने इतिहासकारों ने जिन्हें 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 पाया। ठीक है,